गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं एक बार और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समाज का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अगर आपका कोई शब्द है रसोई प्लस घर, तो आपका जो शब्द है वो बनता है रसोई घर। तो यहाँ पे दो शब्द जुड़ गए, तभी आपका एक नया शब्द बना जो कि था रसोई घर। इसे कहते हैं हम समास। यानी कि कम से कम दो शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। यहाँ पे रसोई घर का अर्थ होता है रसोई के लिए घर, पर इसको हम एक शब्द में बात कर लेते हैं, इसको प्रयोग में ले लेते हैं, यानी कि रसोई घर। रसोई घर का अर्थ भी वही होता है, यानी कि रसोई के लिए घर। यहाँ पे हमने चार शब्दों का प्रयोग किया, पर यहाँ पे हमें केवल एक शब्द का प्रयोग करना पड़ा, और बल्कि दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए ये समास वाला शब्द है जिसका प्रयोग हम कम से कम शब्द के द्वारा हम अपनी अधिक से अधिक बात बतलाते हैं। समास के 6 भेद है: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अभी तक हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो। आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, एक तो पहला पद, दूसरा उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो यहाँ पे इसमें क्या बतलाया गया है कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है जो इनसे मिल करके एक नया बनाता है पद। आपका अगर कोई शब्द है रावण, तो उसका जो पद है, दो पद थे आपके, 10 मुँह वाला यानी दशानन। दशानन आपका शब्द है, दश मतलब 10, आनन मतलब मुँह, यानी कि 10 मुँह वाला अर्थात रावण। तो ये जो रावण शब्द एक तीसरा शब्द निकल के आया है वो है आपका प्रधान पद। इसमें ना तो आपका 10 जो था यानी कि 10 वो आपका प्रथम पद था यानी पूर्व पद, वो भी प्रधान नहीं था, और आनन आपका दूसरा पद था, ये भी प्रधान नहीं था। कोई तीसरा पद आपका प्रधान था जो कि है यहाँ पे रावण। ठीक है, तो परिभाषा बिल्कुल साफ होती है यहाँ पे कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण और भी है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव जो शब्द है एक तीसरा पद निकल के आया है शब्दों से, वो कहलाएगा आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे वर्ण पद को शिव की ओर संकेत किया, इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में समासगत पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा जो समास पद है किसी अन्य पद की विशेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण और भी देखिए। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी कि प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, यानी कमल। पंख का अर्थ है यहाँ पे कीचड़ से। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें, यानी कि माला। विषधर, विष को धारण करने वाला, यानी कि सर्प। मृग नयनी, यानी कि मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। यहाँ पे मृग का अर्थ है हिरण। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। ठीक है,
सत्य प्रिय, सत्य प्रिय है जिसे, अर्थात विशेष व्यक्ति। सत्य तो वैसे सभी को प्रिय होता है, पर सत्य के लिए लड़ने वाले तो विशेष व्यक्ति होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सत्य प्रिय है वो विशेष व्यक्तियों के लिए दर्शाया गया है, यानी तीसरा पद आपका प्रधान है। अब देखिए यहाँ पे तत्पुरुष और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। कभी कभी आपको लगता है तत्पुरुष और बहुब्रीहि एक जैसे लग रहे हैं हमें, पर तत्पुरुष और बहुब्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने अलग से किसी तीसरे विशेषण होते हैं। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे आपका लिखा है पीताम्बर, पीला कपड़ा, पित्त है अंबर जिसका, यानी पीला कपड़ा है जिसका। यहाँ पे आपका पित्त है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु जी, है ना। यहाँ पे कृष्ण जी को भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण जी के ही अवतार हैं विष्णु जी। इस प्रकार यहाँ विग्रह के अंतर में समझा जा सकता है कि कौन तत्पुरुष है और कौन बहुब्रीहि। अर्थात पीताम्बर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुब्रीहि का विग्रह करने पर विष्णु अर्थ निकलता है। वैसे तो तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं, इसमें तीसरा पद नहीं निकलता, बल्कि बहुब्रीहि में तीसरा पद निकल के एक सामने आता है, जो कि यहाँ पे निकला था विष्णु। इसलिए हम पहचान सकते हैं अगर तीसरा पद निकल के बाहर आए तो बहुब्रीहि, अगर नॉर्मली बात करी जाए तो फिर आपका तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव का लक्षण होता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अवयव हो जाए, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अब देखिए सरल अर्थों में बात करते हैं हम। जिस समास का पहला पद पूर्व पद में अवयव या प्रधान हो, अगर आपका कोई शब्द है दिन, कोई शब्द है संभव, कोई शब्द है शक्ति, कोई शब्द है काम, उसके आगे हमने अवयव जोड़ देना है। यानी दिन के आगे जोड़ दो प्रति, ये अवयव है, यथा अवयव है, यथा अवयव है, बे अवयव है, यानी पूर्व पद के साथ आपका यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हो तो ये आपका है अव्ययभाव समास। अवयव जुड़ेगा ना इसमें, आपका दिन के आगे प्रति जुड़ गया तो ये क्या था, अवयव था आपका। अव्ययभाव समास में अव्ययभाव वाले पदों का विग्रह कैसे होता है, ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात इनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। उदाहरण पहले देख लीजिए, आपको वैसे समझ नहीं आएगा। प्रतिदिन, तो आपका जो मेन शब्द था वो तो दिन था, तो दिन दिन यानी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एवरीडे, है ना। तो यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, बेखटके, खटके के बिना, बेखबर, बिना खबर के, रातों रात, रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, आज जन्म, जन्म से लेकर। यहाँ पे जितने भी आपके समस्त पद थे उन सभी पदों का आगे अवयव जुड़ा हुआ है। आ, भूख, कानों, रातों, बे, बे, यथा, यथा, यथा और प्रति। सभी जो मूल शब्द थे, जो भी आपके समास वाले शब्द थे, उनके आगे अवयव जुड़ा है, जिनके जुड़ने से आपका एक शब्द का अर्थ बतलाने वाला ये शब्द तैयार हुआ है, जिसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ और भी है। पूर्व पद के अवयव क्या है, प्रति, उत्तर पद क्या है, दिन, दोनों को जोड़ने से बने आपका प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। दूसरा आपका आ प्लस जन्म मिलके बन गया आ जन्म, इसका अर्थ होता है जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यानी कि यथा संभव, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप, यानी कि रूप के योग्य। भर प्लस पेट, यानी कि भरपेट, उसका अर्थ निकलेगा पेट भर के। हाथ प्लस हाथ, यानी कि हाथों हाथ, अर्थ निकलेगा हाथ ही हाथ में। तो ये थे आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण। तो चलिए देखते हैं आपको कितना कुछ समझ आया। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं और याद करने हैं। प्रश्न है आपका, इन पदबंधों को समस्त पद बनाइए। हस्त से लिखित, तो आपका जो इनको जोड़ना है, यानी कि आपको एक समस्त पद तैयार करना है। हस्त से लिखित यानी हस्तलिखित, है ना। शक के बिना यानी बेशक।
रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर। तो ऐसे आपको इन शब्दों का समास पद बतलाना है, उनको जोड़ के जो हमारा समास वाला शब्द होता है वो लिखना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है, इनको याद भी करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।